तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है इंग्लिश में ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, ये कंपलसरी अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जिसकी परीक्षा आपको देनी ही देनी होती है। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दी थी फूड न्यूट्रिशन की, एंड सेकेंड सेमेस्टर में दी थी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, इसी तरह थर्ड सेमेस्टर में भी आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी परीक्षा भी आप लोगों की हर साल की तरह एमसीक्यू बेस पे होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे टिक करने वाले। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को जो सबसे पहला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द डॉट 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 की सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो किस सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को रखा है, एक नंबर इतना महत्वपूर्ण नहीं था इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। ठीक है, तो यहाँ पर भरा जाएगा, जो ध्यान सुनेंगे, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो धर्मनिरपेक्षीकरण की सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा है। यहाँ पर भरा जाएगा ब नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ पर जो सही होगा उसे टिक करना होगा। हाँ, हालांकि आपको OMR शीट मिल जाएगी, उस पर आपको गोला बनाना होगा बस। ठीक है, जो सही रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नैतिक मूल्य समुदायों डॉट 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 के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। तो नैतिक मूल्य समुदायों को, लोगों के बीच संबंधों को, यानी कि लोगों के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उन चीज़ को कंट्रोल, नियंत्रित यानी परफेक्ट बनाए रखने का कार्य करते हैं, इसलिए सही जवाब बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौंदर्य शास्त्र मूल्य अखंडता, पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें शामिल कौन है। सुंदरता है, यानी कि ब्राइटनेस जिसको आप लोग वो बोलते हैं। ठीक है, हास्य, हंसना, उत्कृष्ट, उपयुक्त में से सभी। तो सौंदर्य शास्त्र सिंपल सी बात है कि सुंदरता से इसका मतलब निकल रहा है। और मूल्य अखंडता, पूर्णता का प्रतिनिधि, यानी कि पूरे चीज़ का जो प्रतिनिधित्व करता है वो हास्य भी है, सुंदरता भी है, उत्कृष्टता भी है, इसलिए इसका सही जवाब द हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसमें कॉमन है, इसलिए सही जवाब डी होगा, सभी चीज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैतिक आचरण व्यावसायिक व्यवहार है जो माना जाता है सामाजिक, नैतिक, आ और बा दोनों सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नैतिक आचरण व्यावसायिक व्यवहार जो है, ध्यान रखेंगे, वो सामाजिक भी होता है और नैतिक भी होता है, इसलिए सही जवाब इसका सा होगा, क्योंकि ये भी सही, ये भी सही, तो ये वाला हो जाए, क्योंकि इसमें दोनों दिए गए और बा दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन कंपनी की गतिविधियों में एक मौलिक भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो कंपनी में मतलब कि पर डे कोई कार्य होता है, कोई ना कोई काम होता है, कोई माल आता है, कोई जाता है, मजदूर कार्य करते हैं। तो ये सब जो प्रतिदिन गतिविधियाँ होती हैं, तो इसमें एक मौलिक जो रोल ना, मौलिक यानी कि मेन जो भूमिका निभाता है वो कौन है। ठीक है, मौलिक भूमिका, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, पर्यावरण। अब पर्यावरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, और इन्वायरमेंट पे ही हर चीज़ गतिविधियाँ डिपेंड करती हैं। अगर हर चीज़ परफेक्ट है तो सिंपल सी बात है कि मजदूर वर्ग भी अच्छे से काम करेंगे, आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो भी अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो मेन जो होता है वो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण होता है, इसलिए सही जवाब इसका आ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कह रहा कि गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार, महात्मा गांधी जी जो हैं, इनकी परिकल्पना के अनुसार कौन अपने धन की ट्रस्टी बनकर सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए काम करेंगे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। उद्योगपति और धनवान लोग ही ये सब कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास बजट होता है और उनके पास मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होती है, तो इसलिए उद्योगपति और धनवान लोग करेंगे। सा नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि CSR को अभी केवल 21% और 3 वर्ष के औसत, मतलब कि 21% है, और ये बढ़कर कितने प्रतिशत लाना आवश्यक है। ठीक है, यानी 3 वर्षों के औसत में देखा जाए तो 21% है CSR। ठीक है, और इसको बढ़ाकर कितने प्रतिशत लाना आवश्यक है, तो इसको लाना आवश्यक है कम से कम 50%। ठीक है, ओके। अब CSR है क्या, इसको जान लीजिए, क्या पता आपको डिटेल में क्वेश्चन आ जाए। तो CSR ऐसे लिखा जाएगा इंग्लिश में। C का मतलब होता है कॉरपोरेट, S का मतलब होता है सोशल,
और आर का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो CSR मतलब कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR कंपनी की उन रणनीतियों को कहते हैं, ध्यान सुनेंगे, CSR कंपनी की उन रणनीति को कहते हैं जिसमें कंपनी का संचालन नैतिक और समाज के फायदेमंद के लिए हो, उसको कहेंगे CSR। ऐसे लिखेंगे परिभाषा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसी प्रणाली है। तो ध्यान रखेंगे, कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो नियमों की, प्रथाओं की, प्रक्रियाओं की प्रणाली है, इसलिए सही जवाब इसका द होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में कंपनी के कौन से हितधारकों को संतुलित करना शामिल है। तो कॉरपोरेट ठीक है, गवर्नेंस में कंपनी के जिन हितधारकों को संतुलित करना शामिल है वो है फाइनेंसर होने चाहिए, शेयर धारक भी होने चाहिए, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी भी होने चाहिए। तो इन सभी का मौजूदगी होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है क्या। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के द्वारा जो निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, वो है फर्म। ठीक है, तो आपको कई क्वेश्चन कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े ऊपर आपको देखने को मिले, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस है क्या। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में सुन लीजिए। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस वह प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे लिख देंगे, कॉरपोरेट गवर्नेंस यही होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि माप उपकरणों का प्रयोग किसके सीखने को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो माप उपकरणों का जो प्रयोग है, जिस चीज़ के सीखने के लिए बढ़ावा दिया जाता है वो है कंपनियों को। ठीक है, कंपनियों को। अगला कि भारत के सबसे बड़ी समूह टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सब जानते हैं कि मिस्टर रतन नवल टाटा जी हैं। 12 नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक में उभरते IT क्षेत्र में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्व को किसने पहचाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, हाशिम प्रेमजी ने समझा और उसका महत्व समझा कि IT का जो फ्यूचर है आने वाले समय में बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो ये जिन्होंने पहचाना उनका नाम हाशिम प्रेमजी, ध्यान रखेंगे। अगला कि प्रेमजी ने आजिम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना कब की थी। तो प्रेमजी ने आजिम प्रेमजी फाउंडेशन की जो स्थापना है वो सन ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2001 में की थी। 12 नंबर सही जवाब होगा। अगला कि रतन टाटा की इम्प्रेस मिल कब सौंपी गई। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1977। अगला बहुत ही कॉमन जर्नली क्वेश्चन है और इंटरेस्टेड है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि टाटा ग्रुप जिसके फाउंडर या फिर CEO आप लोग कह सकते हैं रतन टाटा जी हैं। ठीक है, और टाटा ग्रुप ने फोर्ड कंपनी आपने सुना होता जो कार वार सेल करती। ठीक है, तो फोर्ड मोटर कंपनी, जैगवार लैंड रोवर, आपने जैगवार कार देखी होगी, लैंड रोवर की कार देखी होगी, इसको कब खरीदा था। तो ध्यान सुन लीजिए, फोर्ड मोटर कंपनी से जैगवार लैंड रोवर को जिस सन में खरीदा था टाटा ग्रुप ने, वो समय था, ध्यान सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमन है, 26 मार्च 2008 को। बहुत ही रामबाण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला कि आजिम हाशिम प्रेमजी कौन हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, निवेशक भी हैं, भारत व्यापार टाइकून भी हैं, परोपकारी व्यक्ति भी हैं, इसलिए सही जवाब दा होगा क्योंकि ये सभी प्रकार के हाशिम प्रेमजी हैं। अगला कि आजिम प्रेमजी फाउंडेशन किस क्षेत्र में काम करता है। तो आजिम फाउंडेशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, यानी कि छोटे बच्चे जो हैं उनको फ्री और मुफ्त शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, रहना खाना फ्री सब और पढ़ाई। और अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है कि प्रेम जी द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संगठन वर्तमान में कहाँ कहाँ काम करता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश,
बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पे, इसलिए सही जवाब द होगा। अगला क्वेश्चन है कि गेट्स कब तक अपनी कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी कोड को प्रत्येक पंक्ति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करते थे। कौन? गेट्स का मतलब समझ रहे? बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स, नाम तो सुना ही होगा, बिल गेट्स। तो ध्यान रखेंगे, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 5 वर्षों तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1980 में IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से क्या बनाने का अनुरोध किया। ठीक है, तो IBM एक कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है। ठीक है, और IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो 1980 में IBM जो कंपनी है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से बोला कि आप एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, और वो कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा था उसका नाम बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आगामी पर्सनल कंप्यूटर बोला था, और IBS PC के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बोला था। तो सही जवाब इसका सा होगा, क्योंकि इन्होंने 2 चीज़ बोली थी। ओके, सा नंबर सही जवाब। अगला कि बिल गेट्स का खास ध्यान कंपनी में किसको देख रेख में रहा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्रोग्रामिंग भाषा में। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि 2010 में प्रेम जी ने भारत में स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए कितने रुपये दान करने का वचन दिया था। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही रामबाण क्वेश्चन है। तो उन्होंने वचन दिया था कि हम भैया हो 2 अरब अमेरिकी डॉलर देंगे, और 2 अरब अमेरिकी डॉलर को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट खुद ही कर लीजिएगा, मैं तो खुद अभी समय नहीं कैलकुलेट कर सकता, इतना ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा इंडियन रुपीज़ में। इस समय $1 इक्वल टू 83 या 84 ऐसे चल रहा है, यानी कि 83 रुपये। $1 इक्वल इंडियन रुपये में 83-84 रुपये। अगला कि माइक्रोसॉफ्ट ने CSP के साथ एक समझौता किया जिसके तहत वे किस चीज़ के पूर्ण आधिकारिक बने। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, 88 डियोस। ठीक है, 88 डियोस, या फिर आप लोग डॉस कह सकते हैं। अगला कि बिल गेट्स और मानदीप वर्मा को देखरेख में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पुनर्गठन कब हुआ। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सन 1981 में, और 25 जून था, और 1981 सन था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सभी जानते हैं कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बताइए कमेंट सेक्शन में। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन मिस्टर बिल गेट्स जी हैं, सही जवाब बा होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिल गेट्स ने कब माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, जनवरी 2000 में छोड़ दिया था इन्होंने। अगला कि बिल गेट्स ने कंपनी नहीं छोड़ी थी, मतलब कि अपना देख रेख का जो मेन होता है उसको छोड़ दिया था। ठीक है, कि दूसरे बंदे को हायर कर लिया। अगला कि बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शुभारंभ करने का फैसला लिया था। तो ध्यान रखेंगे, उनका नाम है वान एलन। बी नंबर सही जवाब होगा। अगला कि माइक्रोसॉफ्ट MIT से कब स्वतंत्र हुआ। तो ये स्वतंत्र हुआ था सन, ध्यान रखेंगे, 1976 में। ब नंबर सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेल के इंटेल 8080 CPU जारी करने के बाद गेट्स ने, यानी बिल गेट्स ने क्या महसूस किया। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ये प्रथम कंप्यूटर चिप है जिसका मूल्य $200 से कम है, और दूसरा इन्होंने महसूस किया कि यही बेसिक में काम कर सकती है, और तीसरा कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वाहिनीय चिप है। इसलिए सही जवाब द होगा। ये सभी चीज़ों का महसूस किया था बिल गेट्स ने। अगला क्वेश्चन है कि दोषी व्यक्ति या संगठन अपराध अधिनियम 2002 की कार्यवाही के तहत क्या जुर्माना किया जाता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, यानी कि जब्ती के आदेश दिए जाते हैं। अगला है कि किसके अनुसार राजनीति शास्त्र व अन्य विषय यह बताते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, परंतु नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो ये बताता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा इसका, बताइए कमेंट सेक्शन में। बा नंबर गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नैतिकता का गत्यात्मक विचार है, इसका आशय क्या है। तो नैतिकता एक गत्यात्मक विचार है, इसका जो मतलब होता है वो होता है कि शुद्धता व निरपेक्षता, पारदर्शिता व कुशलता, सत्यता व कर्तव्यपरायणता। ठीक है, इसलिए सही जवाब द होगा। अगला कि भारत में रिश्वत अधिनियम का पारित किया गया, जो रिश्वत लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी संविधान में कानून नियम बनाया गया है। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, 8 अप्रैल 2010 को। अगला कि भारत के रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड का प्रावधान किया गया। अगर मान लीजिए किसी फिर रिश्वत देते आप पकड़े गए
तो वहाँ पर आपको क्या दंड दिया जाएगा? तो चलिए सुन लीजिए। तो वहाँ पर दंड दिया जाता है असीमित जुर्माना भी हो सकता है, 10 साल की कैद भी हो सकती है, सार्वजनिक अनुबंधों पर रोक भी हो सकती है। ठीक है, तो सही जवाब इसका उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अधिकतर लेखक यानी कि जो राइटर होते हैं तथा विचारक क्या मानना है कि मानदंडों और मूल्यों का प्रयोग उसके अध्ययन में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, व्यक्तिगत जीवन के विश्लेषण में, सामाजिक जीवन के विश्लेषण में, इसलिए सही जवाब सा होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, और भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कवर कराएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और भी बहुत सारे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।